चलो सुनो अब सारे, अभी तक जितना पढ़ा है वो 3 लेक्चर्स वापस से पूरा इसमें रिवाइज कर लेंगे टोटली। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन था अपने पास, केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट आती कैसे है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा था तुमसे, क्या इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है एंड में? नहीं, हाँ वो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, कौन ज्यादा कम स्टेबल है उस हिसाब से वो कंसंट्रेशन मौजूद रहेगी, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट जरूर हो जाएगी कि भाई अब चेंजेस दिखने बंद हो गए, ठीक है ना। इसको तुम इन डायग्राम से देख के क्या समझते आ रहे, ये 2 डायग्राम्स देखो एक बार। पहले लेक्चर में इसका ही इंट्रोडक्शन किया था अपन ने, दूसरे लेक्चर में केसी डिराइव किया था रेट ऑफ रिएक्शन से। पहले लेक्चर में ग्राफ भी किए थे, दूसरे लेक्चर में केसी डिराइव किया था, ए की पावर सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर अपॉन रिएक्टेंट। तीसरे लेक्चर में अपन ने किया केपी एंड केसी का रिलेशन। आज करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार खत्म, अप टू ली चैटली प्रिंसिपल एंड। केमिकल इक्विलिब्रियम बाय थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस के लिए दूसरा लेक्चर एक और ऐड करेंगे अपन, है ना। क्वेश्चंस के लिए अलग से लेक्चर, क्वेश्चंस बहुत जरूरी है इसके, इसलिए सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। तो पहले 2 इमेजेस से तुमको क्या समझ में आ रहा है, फटाफट करेंगे थोड़ा सा। पहला है इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम, ये समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 की बात करूं, है ना। इसको ब्लैक करो एक बार, हाँ, एट टाइम इक्वल टू 0 की बात करूं, क्या 0 सेकेंड्स पे ऐसा होगा हल कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या सारे के सारे बीकर के अंदर या कंटेनर के अंदर किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट। तुम ध्यान से सुनना देव, है ना, ध्यान से सुनना। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट होगा ही नहीं। कुछ समय बीत जाने के बाद, मान लो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड, जो भी उस रिएक्टेंट की बीच की हालत है, उसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कुछ कम हो जाएंगे और प्रोडक्ट के थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्या मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट के कम होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड वाली क्या हो जाएगी, कम, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा रेट ऑफ दोनों रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है, फॉरवर्ड कम होगी और बैकवर्ड बराबर हो जाएगी रेट। इसके मॉलिक्यूल और जरूरी नहीं है बराबर बराबर हो सकता है इसके बहुत कम हो सकता है इसके भी बहुत कम हो, पर इस स्टेट को क्या बोलता हूं, इक्विलिब्रियम। इसमें अब चेंजेस मेरे को मिलेंगे, जितने रेड से ब्लू होंगे उसी टाइम उतने ही ब्लू से कंप्लीटेड। मैं आगे और वापस इसको रिपीट नहीं करूंगा आपसे, ठीक है, हर 3 लेक्चर में रिपीट किया है वापस याद दिलाने के लिए। अगला ये वाला भी एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, N2O4 गैस है, NO2 गैस है, कलर में चेंजेस देख सकते हो। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट है, एक आधा मॉलिक्यूल उसका बना, फिर थोड़े बन गए, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, इसके जितने थे थोड़ी देर बाद और देखा, देखो टाइम बढ़ता था ना यहाँ पे, तो उतने के उतने ये दोनों सेम सिमिलर पिक्चर आ रही है, कंसंट्रेशन इन दोनों में क्या आ रही है, सिमिलर। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया था, और आगे भी है, इसके आगे और पिक्चर लूंगा कुछ और टाइम के बाद तो भी क्या आएगा, सेम। क्लियर, क्या सबको पता चल रहा है इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है। ओके, अब देखो उसके बाद अपन ने ये पढ़ा था, एक ये लाइन रीड करते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर। अच्छा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब ही समझते हैं। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है रिएक्टेंट बोलेंगे हम और रिएक्टिव हो गए अब, या प्रोडक्ट बोलेंगे हम और रिएक्टिव हो गए, तो टेम्परेचर से हो सकता है इक्विलिब्रियम कुछ चेंजेस आए, कुछ ज्यादा हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, कम। ये होता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक होगा। तो एक बार रीड करें, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसर्न, ये केसी के बारे में बोल रहा है ना, कि केसी कैसे लिखा जाता है। तुम्हारे पास केसी को लिखा कैसे जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सी की पावर सी याद है, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर, ठीक है। ये वैसे आता है, मैं इसको रीड नहीं करा, टाइम खोटी होगा ना, तुम देख लेना बाद में जब तुमको रीड करना हो। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, ये ग्राफ देखे थे, याद है, ग्राफ सबको पता है ना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये वाला सारा। एक और अपन ने बनाया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दोनों बराबर हो गई थी। ओके, तो तुम देख सकते हो आराम से, बाद में भी देख लेना, मैंने अलग से पिक्चर्स निकाल कर दिया। ओके, देख लेना, बाद में देख लेना, टाइम खोटी नहीं करने, क्योंकि ये 2-3 बार पढ़ चुके अब। क्लियर है, पहले लेक्चर में पढ़ाया था, दूसरे में रिवाइज भी कराया था। आगे बढ़ जाऊं, तुम खुद देख के इसको समझ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, ओके, कुछ चीजें रह चुकी थी वो बता देते हैं। एक ना इक्विलिब्रियम में फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। तुम्हारी बुक में बहुत ज्यादा 3-4 नहीं 5-6-7 पन्ने होंगे लगभग, स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन के लिए फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सॉलिड से कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है, सॉलिड से कोई क्या हो रहा है, गैस कन्वर्ट, तो वापस गैस से कुछ मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस सॉलिड में, ठीक है ना। पहले बहुत ज्यादा गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर गैस वाले कुछ मॉलिक्यूल वापस किस में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड में। आखिर क्या आ गया, एक इक्विलिब्रियम। एक डाउट पूछा था किसी ने मेरे को कि भाई सर ये कागज को अपन ने जला दिया, हाँ कागज को अपन ने जला दिया, ठीक है ना, वो डाउट मैंने ऐड किया उसमें सेकंड लेक्चर में, वो ऑडियो मैंने ऐड कर दिया सिर्फ।
कागज को अपन ने जला दिया, ठीक है ना, क्या इसमें इक्विलिब्रियम आएगा? नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम आने के लिए कंडीशन क्या है? कंटेनर क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना, क्लोज सिस्टम होना चाहिए आपके पास। सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो वहां प्रोडक्ट जाता ही जा रहा है तो वापस रिवर्सिबल कौन करवाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम नहीं आता। तुमने थर्मोडायनेमिक्स अभी फिजिक्स में पढ़ा है ना थोड़ा थोड़ा। ओपन सिस्टम में आता, क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर? ओके। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब सुनो, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन लिखते हैं ना कोई भी अपन, जैसे ये लिखते हैं अपन ए बी से सी डी बन रहा है ना, तो यहां उसकी स्टेट्स भी लिखते हैं, याद है? गैस, सॉलिड, लिक्विड। अगर स्टेट सभी की सेम है, रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट की, तो उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। मतलब सभी की फिजिकल स्टेट क्या है? सेम। जैसे इन एन होमोजीनियस सिस्टम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज, सेम स्टेट, जो भी बोला ना। देखो एक्वस, ये लिक्विड एक्वस, एक्वस एक्वस, समझ गए? ये भी एक्वस एक्वस, ओके, होमोजीनियस होगा सारा। हेटेरोजीनियस में तुम समझ गए होंगे अब क्या होगा? अलग अलग स्टेज होगी, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, वाटर पेपर एंड लिक्विड वाटर, ठीक है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। एक कंटेनर अपन ने बंद कर दिया, अच्छा तुम पानी गर्म कर रहे हो मान लो, ठीक है ना, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया अपन ने, ओके, आखिर वो इक्विलिब्रियम आएगा। लिक्विड वाले गैस बनेंगे, गैस वाले क्या बनेंगे? लिक्विड। एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। शुरुआत में बहुत सारे गैस बन रहे होंगे, सही है, गैस बनने की स्टेट क्या होगी? बहुत ज्यादा, पर ढक्कन बंद है, ठीक है, वहां ऊपर से भी कोलिजन होंगे, कुछ वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। और एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का चेंज लगभग क्या लगेगा? रेट दोनों की क्या मिलेगी? सेम। वो फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, ओके, लिक्विड टू गैस वाला। ये होमोजेनियस हेटेरोजेनियस बताने की जरूरत नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं सिर्फ बताता जा रहा हूं ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है कि नहीं है, एबीसीडी स्टेट्स देखनी है बस। क्लियर? आगे बढ़ूं? थोड़ा फास्ट चल रहा है तो वापस देख लेना लेक्चर, ओके। नेक्स्ट, ओके, ये पढ़ लिया था अपन ने, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, कोफिशिएंट्स स्मॉल ए बी सी डी, ठीक है, इसको ऐसे ही निकाला था, डिराइव किया था, सेकंड लेक्चर पूरा अपने पास इसी का ही है। डन। जैसे एक एग्जांपल देख लो, Fe3 प्लस NCS माइनस कन्वर्ट हो रहा है FeNCS में, तीनों एक्वस है। प्रोडक्ट कौन है? ये रिएक्टेंट, ये Kc क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, देखो ऊपर आई है, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो गिवन होगी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है, मोल पर लीटर, डीएम क्यूब मतलब लीटर होता है। क्लियर? आगे बढ़ूं? इसमें शायद कुछ गलती है यूनिट में, इसमें प्रिंटिंग गलती है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैसे लिखते हैं और उसके कुछ अच्छा, एक रूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड पार्ट है ना, उस कोई रिएक्शन में अगर क्या है सॉलिड पार्ट, तो Kc के अंदर उसको लिखने की जरूरत। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होती है? एक चीज बताओ, ये पानी के अंदर HCl की कुछ कंसंट्रेशन हो सकती है कि HCl पानी के अंदर कितना मौजूद है, ठीक है ना। अगर पूरा सॉलिड HCl ले लो तो वैसे किसी भी कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में जाओगे ना, ऊपर आएगा सॉल्यूट, नीचे आएगा सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट कितना मौजूद है और सॉल्यूशन टोटल कितना है। जैसे इस क्लास के अंदर मैं बात करूं गंदे बच्चों की कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ गंदे बच्चे, ठीक है ना, अपॉन टोटल बच्चे, ठीक है। अच्छे बच्चों की कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा? क्लास के अच्छे बच्चे अपॉन टोटल बच्चे, कंसंट्रेशन ऐसा था, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, इस तरह से है ना। तो कंसंट्रेशन सारी इस तरह से निकालते हैं, जो अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा करते हैं, याद है? मोल पर लीटर, पूरे 1 लीटर में कितने हैं? 10 लीटर 20 लीटर तुम लगाते रहना मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। बाय सिंपली अपन क्या निकालते हैं? मोल पर लीटर, ओके। मोल मतलब क्वांटिटी है, वो मॉलिक्यूल्स को काउंट करने की तरीका है। क्लियर? अब अगर मान लो सॉलिड वही चीज ले ली, सॉलिड में पता है वही चीज मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल प्रेजेंट और कोई मॉलिक्यूल साथ में प्रेजेंट नहीं है, तो इस क्लास में मान लो सारे अच्छे बच्चे हैं, वो सॉलिड का केस हो जाएगा। तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सारे बच्चे अपॉन सारे बच्चे, खटके क्या आ जाएगा? 1, 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो सॉलिड के, अगर सॉलिड है तुम्हारे पास और Kc में उसको लिखते हो, ठीक है ना, Kc में क्या आएगा? ऊपर C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन नीचे है ना, और एक अगर सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है? 1। तो लिखो नहीं लिखो, बात है कि मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, बात क्या, बात समझ में आ रही है? तो सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है? 1। तो लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही है। ये पिछले क्लासेस के सारे है ना, एक पॉइंट ये मिस हुआ था, उससे पहले वाला सारा पढ़ा चुका हूं मैं। अब नई क्लास वाला बात करते आगे। अरे भाई, हाँ, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये करना शुरू करते हैं आज।
एक क्वेश्चन के साथ करते हैं, चेंज कर रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ इसको शुरू करते हैं ना। मैं बुक से क्वेश्चन निकालता हूं ढंग का। अच्छा तब तक तुम एक क्वेश्चन करो। अच्छा चलो ये क्वेश्चन करो, इसके लिए केसी लिखो तो तुम, चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ केसी लिखो इस रिएक्शन के लिए एक बार। क्वेश्चन है ये, रिएक्शन लिख रहा हूं, इसका केसी लिख के बताओ। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, इक्विलिब्रियम के एरो, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। इसके लिए केसी लिखो तो एक बार, इस रिएक्शन के लिए केसी लिख के बताओ कैसा होगा। कंसंट्रेशन किसके ऊपर आएगी, किसकी कितनी पावर होगी, समझ गए? लिखो आंसर्स। इसी से अपन यूनिट निकालेंगे फिर। इसको अभी कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखना, प्रेशर के हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार के लिए अभी कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखना, जल्दी करो, टाइम ना वेस्ट करो, है ना। फिर इसी के अंदर अपन निकाल देंगे क्या, इसको ही गैस ले लो। चलो कौन माता फोड़ी करे, अभी इजी क्वेश्चन करो तो अभी गैस ले लो, करो। केसी लिखो फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए इसका आंसर निकालने में। केसी इक्वल टू क्या होगा देखो, मैं लिख रहा हूं आंसर देखो। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पर आएगा, पावर कुछ नहीं 1 है इसकी। कंसंट्रेशन ऑफ H2 आएगा, पावर विथ 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ CH4। क्या ये लिखना आता है? कैसे इतना ही होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन सारी तो आएगा केसी, है ना, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन। हाँ अब सुनो मेरी बात, हाँ बोल बोल। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये बहुत जरूरी है। इक्वेशन जो दे रखी है ना, वो हो सकता है बैलेंस, हो सकता है बैलेंस, कभी कभी तुमको करनी पड़ेगी वो बैलेंस दे, जरूरी थोड़ी है वो तुमको। ओके तो रूल्स के अंदर ही वो ऐड है अपने पास कि भाई देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, मोल्स पर लीटर, या वो गैस वाला चलता है। हाँ द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड टेम्परेचर मस्ट बी स्पेसिफाइड। टेम्परेचर मतलब अगर 500 केल्विन पे है तो सारी चीजें 500 केल्विन पे होनी चाहिए, ठीक है ना। 600 केल्विन में कुछ और होगी कंसंट्रेशन सबकी। इक्विलिब्रियम हर टेम्परेचर के अलग होता है ना, तो बात। हाँ प्लीज बिल्कुल नोट्स खुद बनाओ, नहीं तो मैं भेजूंगा भी एक बार। ओके लेकिन खुद बनाओ तो सबसे अच्छा है। अपने पास तो सारे वीडियोस है, तो वीडियोस देखते देखते अगर तुम नोट्स बनाते हो तो तुमको वापस इतना अच्छे से याद हो जाएगा ना, तुम खुद समझो फिर वो। ओके ना, और मेरे से चेक करवा लेना एक बार। ओके कुछ दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। डन, पढ़े आगे, लिसन। हाँ ये लिखना आ गया। अब सारी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है, मैं मान लो केसी की यूनिट निकालनी, किसकी यूनिट निकालनी है, किसी की यूनिट निकालनी है, तो सामने वाले की यूनिट से बात करते हैं। ये क्या होगा मोल पर लीटर, कि ये क्या होगा मोल पर लीटर का स्क्वायर, समझ में आ रही बात। ये क्या होगा, हाँ ये क्या होगा, तो देखो ये गया ये गया ये गया, और ये ओवरऑल क्या आया, और यूनिटलेस आने का पता है कारण क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स 1 और 2 कितने होंगे टोटल 3, इसके कोएफिशिएंट 1 और 2 टोटल कितने होंगे। ओके ऊपर ऊपर आते हैं किसके कोएफिशिएंट, ऊपर आते हैं प्रोडक्ट के, नीचे किसके आते हैं रिएक्टेंट के। अगर सारे सेम है तो क्या हो जाएगा, कट कट आ जाएगा। अगर एक आधा भी गड़बड़ होता, मान लो कोई रिएक्शन ऐसी बैलेंस भी है जिसमें यहाँ 2 नहीं था, मान लो, ठीक है ना, तो नीचे क्या ये यहां स्क्वायर होगा नहीं, फिर 1 मोल पर लीटर ही होगा, एक कटेगा एक कटेगा एक कटेगा एक कटेगा, फिर एक आंसर में क्या हो जाएगा। क्या यूनिट निकालने में कोई दिक्कत है, यूनिट निकालने के लिए एक चीज चाहिए तुमको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और केसी लिखा हुआ, फिर केसी के हिसाब से निकाल दोगे। या ऐसा कह दूं यूनिट के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक अच्छी बताओ देता हूं, देखो
शॉर्ट ट्रिक ऐसी होगी, क्या कह सकता हूं कि यूनिट बराबर हो जाएगा, ये किसी को समझ में आता तो बहुत बढ़िया है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन तुमको इंट्रोड्यूस कराया था। डेल्टा एन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स माइनस रिएक्टेंट की। जैसे अभी वाली रिएक्शन में अभी तुमने चेंज करके देखा था ना, तो उधर वालों का 3 था नंबर, है ना, 2 + 1, और इधर वालों का 2 किया था मैंने चेंज करके, पता है? तो 3 - 2 कर दो, कितना आया? 1। और देख लो पावर 1, क्या ये मोल पर लीटर आंसर नहीं आ रहा था एंड में? अगर इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, डेल्टा एन मतलब क्या है? सारे प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट्स माइनस सारे रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट, सही है? ये भी 3, ये भी 3 था, तो आंसर कितना आ रहा था? 0। मोल पर लीटर की पावर 0 क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। क्या बात समझ में आ रही है? इजी तरीका ये समझ में आ गया तुमको? तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक क्वेश्चन दे दूंगा, तुम उसको जरूर करना उसके बाद, है ना? क्या ये चीज समझ में आ गई? इजी चीज थी ये। तो एक बार वापस बताऊं, एक और क्वेश्चन कर लेते इसका। यूनिट के लिए एक और क्वेश्चन लिखो। अब है ना, ओरली बताना मेरे को इसमें से, जिससे ओरली हो पाए, वरना कोई सॉल्व करना चाहता है तो वो सॉल्व करना। कोई भी रिएक्शन अपन लिख लेते एक बार। एक बार ढंग की लिखता हूं, रुको। 2 रिएक्शन करते हैं, दोनों के अंदर यूनिट बताने तुमको। एक H2 + I2 से बन रहा है 2HI, सारे गैसेज है ना, गैस गैस गैस, मैं नहीं लिख रहा हूं, चलो। H2 + I2 से 2HI बन रहा है, निकालो इसकी यूनिट। पता चल रहा है? इसके लिए कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन HI का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे H2 आएगा और I2 आएगा। इसके लिए एक बार मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मोल पर लीटर, दो नीचे भी स्क्वायर हो रहा है, कट जाएगा पूरा। और इसको देख लो, 2 यहां टोटल हो रहा है, यहां भी टोटल कितना हो रहा है? डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? 0। 2 - 2। तो इसको कह सकता हूं मोल पर लीटर की पावर क्या होना चाहिए? डेल्टा एन, यूनिट निकालने के लिए सीधा। क्लियर? मान लो एक रिएक्शन ऐसी है, इसमें यूनिट बतानी तुमको, A B C इतना ही हो रहा है अपने पास, 3A 2B से 3C मिल रहे हैं। बताओ यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर की पावर -2। सबको समझ में आ रही है बात? मोल पर लीटर की पावर -2 आएगी, क्योंकि 3 - 5 हो जाएगा, यहां पे देख रहे हो, -2 आएगी। ओके, क्लियर है? अब क्लियर सबको? ओके। वैसे -2 करके आएगा क्या, कोई और बता सकता है ऐसे? मोल पर लीटर है ना, अच्छा, मोल पर लीटर को लीटर की पावर -1 लिख दूं, की पावर क्या है? -2, तो आंसर आएगा मोल की पावर -2, ठीक है? और लीटर की पावर क्या हो जाएगी? +2। कभी भी पावर्स मल्टीप्लाई में क्या होती है? ऐड, +1 हो जाएगा ना। मैथ्स लगाना थोड़ा सीखना बाद में, ये मैं नहीं सिखा सकता अभी। ओके, इसको ऐसे भी देख लो भले, मोल पर लीटर है ना, -2 पावर है, ये ऊपर आना चाहिए, फिर स्क्वायर होगा ऐसा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने गलत नहीं किया वो, एक मिनट, मल्टीप्लाई तो होगी ना, मोल की पावर -2 +2 होगा, सॉरी मैं ही गलत था इस बार, मैंने वो उस टाइम दूसरा देख लिया। हाँ, 4 यूनिट प्रेशर की, वो इसमें नहीं है, वो अलग पार्ट में। अभी तक यहां तक क्लियर है? यूनिट निकालना आ गया क्या? मैं इस पार्ट को फ्री करूं? क्वेश्चंस कर लेना, मैं क्वेश्चंस ऐड कर लूंगा इसके साथ, ठीक है? और वैसे ही तुमको उस बुक से क्वेश्चंस मिलते हैं सारे। अब तुम्हारा काम है काम करना आगे वाला, मैं समझा पूरा सच सकता हूं ना। अब आ जाते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक, जो अपने जहां किया था एंड वाला, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। इससे पहले तुम लेक्चर 3 देखना, तुमको पता चले प्रेशर वाला क्या सीन होता है, केपी क्या होता है, पहले पता चलना चाहिए केपी होता क्या है। जैसे अपन केसी लिखते हैं कंसंट्रेशन C की पावर C, D की पावर D, वैसे ही केपी क्या होता है? प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D। ओके, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या बताता है? रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है। वैसे ही प्रेशर भी क्या बताता है? गैसेस के केस में रिएक्टेंट कितना है या प्रोडक्ट
जो ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो कंसंट्रेशन भी तो यही बताता है। क्लियर। अब उन दोनों का रिलेशन निकाल देते, उसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले तुमको ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, याद आ रहा है। अब इस पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी को उधर फेंका, क्या पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन, तो सी आर टी हो जाएगा। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, जहां पे आर की वैल्यू क्या है 0.082 ले लेना, इसको 83 ले लेना, सॉरी, ठीक है। टेम्परेचर अपन को पता होता है। अगर किसी गैस का प्रेशर पता है तो उसकी कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला ये है, या किसी गैस की कंसंट्रेशन पता है तो उस गैस का प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। इधर उधर करना है बस, जितनी ज्यादा गैस उतनी ज्यादा प्रेशर या उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या ये बात समझ में आ रही है। मान लो या बहुत सारे स्वरूप बैठे हैं, ओके, तो जितने ज्यादा स्वरूप उतने सारे मुंह होंगे उसके, ओके। तो एक स्वरूप की काउंटिंग करूं वो कंसंट्रेशन समझ लो, और स्वरूप के मुंह की काउंटिंग करूं तो वो प्रेशर समझ लो, ओके। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। या स्वरूप की आंखें काउंट करनी है टोटल मेरे को, तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 2 मतलब ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आर और टी। क्लियर। अब इसके हिसाब से मेरे को आगे बढ़ना है। देखो वाह, इतना मुझे पता है अभी तक की क्लास में P इक्वल टू सी आर टी होता है ना। इस हिसाब से मैं क्या एक सकूं, प्रेशर ऑफ ए होगा किसी रिएक्शन के लिए तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी, क्या आता है। प्रेशर ऑफ बी होगा, अगर नहीं आता है तो पिछले लेक्चर में जाके देख लेना, बहुत लेंदी से समझा चुका हूं ना, थर्ड चैप्टर थर्ड लेक्चर में। प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। प्रेशर ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। कई बार ना मैं एक चीज सोचता हूं, ये चीज अपन ने पहले चैप्टर से शुरू की होती तो लेक्चर बनाना नहीं वाला, मतलब चलो हाँ अभी भी लेट नहीं है, क्योंकि 12th तुम्हारी बाकी है अभी, और तुम्हारी 12th में कितना फायदा हो जाएगा तुमको खुद सोचो। इसमें मेरे को भी टाइम लगता है मेहनत करने में, एक बार मेहनत लगेगी पर तुम्हारे को बहुत फायदा हो जाएगा। वो लेक्चर कभी नहीं आए हो और वापस समझना हो, क्वेश्चंस इसमें मैं लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूंगा सीधे, समझ गए तुम। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं अपने आप अपडेट करता दूंगा, अपडेट करता दूंगा, अपडेट करता दूंगा। और मैं ये भी करूंगा, वैसे इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर था वो काफी लेंदी हो गया था, उस चीज को मैंने खुद ने देखा ना, तो मैंने देखा कि भाई मैं इसको और शॉर्ट तरीके से समझा सकता हूं, तो मैं और शॉर्ट वाला तरीका रिकॉर्ड करके उसमें ऐड कर दूंगा, और वो और शॉर्ट वाला तरीका एनिमेटेड होगा, एनिमेशन से और अच्छे समझ सकता हूं मैं, वो डायग्राम्स वगैरह लेके। तो वो जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपने आप ऐड कर दूंगा, वो चीज तुमको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 12th तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, ये इस बात की अच्छी गारंटी है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई क्या, ये चारों, कि प्रेशर जो है उसकी जगह कंसंट्रेशन आर टी लिख सकता हूं। अब कोई रिएक्शन है, मान लो ए बी बी से सी और डी डी, क्या इसके लिए केपी लिख सकते हो क्या। केपी इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। क्या ये आता है लिखना। अच्छा, प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, देख सकते हो इसकी जगह ये लिख सकता हूं क्या, सबकी जगह सबके वेरिएबल्स आ रहे। तो देखो प्रेशर ऑफ सी की जगह क्या लिखता हूं, सी आर टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, लेकिन पावर अभी भी क्या है सी। ऐसे ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, ये डेरिवेशन तुम अपनी कॉपी में खुद करोगे ना, अच्छे से लिखोगे, ये डेरिव मैंने कर दिया वैसे भी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर बी। अगर पहली बार में बहुत अच्छे समझ में नहीं आता तो दूसरी बार वापस देखना और लिखना, लिखने से समझ में आती चीजें। क्लियर, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहां तक समझ में आ रहा है ये वाला, ओके। इसको मैं आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं ना, इधर ही, इधर इसके आगे आ रहा हूं, ओके। तो यहां केपी अपने पास है अभी तक, इस लेफ्ट हैंड साइड केपी है, एक पावर सी जो सब में लग जाएगी एक एक, क्या सी की पावर सी होगा, डी की पावर डी होगा, आर टी की पावर भी सी होगा, आर टी की पावर भी क्या होगा डी। क्या इसको मैं अलग अलग ऐसे लिख सकता हूं, देखो कंसंट्रेशन सी की पावर सी है, सब मल्टीप्लाई में है ना, तो आगे पीछे कर लो बोले, क्या दिख रहा है, सी की पावर सी ले लिया, डी की पावर डी ले लिया, है ना, आर टी बाकी, आर टी बाकी,
आर टी की पावर सी, और देखो आर टी सेम ही बेस है, पावर अलग है, तो अब क्या हो जाती है ऐड, तो सी प्लस डी। क्या ये अभी तक समझ में आ रहा है? और नीचे भी आर टी की पावर ए आएगा, आर टी की पावर बी आएगा, सेम ही बेस है, ऊपर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। क्या मैं लिख सकता हूं? अरे थोड़ी स्पेस पे की दिक्कत हो गई। हाँ कहाँ पे हूँ? हाँ ठीक है, दिख रहा है तुमको? और समझ में आई था ना? के पी सी सी की पावर डी डी की पावर माइनस ए प्लस बी लिख दो इसमें साथ में, ए प्लस बी ब्रैकेट बनाना, ए भी माइनस में आएगा, बी भी माइनस में आएगा, अपॉन में क्या होगा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी, ये भी आगे क्या देखो, ये भी होगा, ये भी होगा, आर टी तो ले ले ऊपर। थोड़ी मैथ्स या थोड़ी जिसको समझ नहीं आया ना उसको मैथ्स की दिक्कत है बस, कि पावर्स को नीचे से ऊपर कैसे लाए। एक स्टेप मैंने खाया भी है वैसे यहाँ पे, ओके, थोड़ा जल्दी के लिए, तो अगर वो समझ नहीं आया तो बाद में पूछ लेना क्लास के बाद में, ओके। ये समझ नहीं आया तो अगर नहीं आया है तो भी एक बार इसको कंटिन्यू कर दो, है ना, आगे बढ़ो। अच्छा ये वाला पूरा टर्म देखा देखा लग रहा है, कैसी होता है ये, तो के पी इक्वल टू क्या आ रहा है, के सी, और ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था डेल्टा एन, इसी को नहीं बोल रहे थे, प्रोडक्ट की सारे कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट की, तो आर टी की पावर क्या आ रहा है, डेल्टा एन गैस, हेंस प्रूव के पी इक्वल टू के सी, आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, केपी दिया हुआ होगा केसी पूछ लेगा, केसी दिया हुआ होगा तो केपी पूछ लेगा, वो दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है, एक ऐसी वैल्यूज जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से आती है, वो कांस्टेंट होती है हर रिएक्शन के लिए। क्या क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दोनों भी, ओके, सबको समझ में आ गई हो? अच्छा इसमें एक दो चीजें कंक्लूजन निकालो तो बहुत भयंकर वाले, भयंकर कंक्लूजन। पहला क्या निकलता पता है, अगर कोफिशिएंट्स का सम बराबर होता है, 3 अगर बराबर हो रहा है वापस, तो यहां क्या आ जाएगा 0, आर टी की पावर 0 क्या होता है 1, केपी और केसी क्या हो जाएंगे। तो पहला भयंकर कंक्लूजन समझ में आया कि केपी और केसी इक्वल कब होंगे न्यूमेरिकली, हाँ जब कोफिशिएंट्स के सम क्या हो जाएंगे सेम, तब केपी और केसी की, अगर केसी की वैल्यू 7 है तो केपी की वैल्यू भी क्या होगी, मतलब कंसंट्रेशन भी, मोलरिटी निकाल रहे हैं वो भी सेम आ रही है, और प्रेशर वेशर निकाल के भी क्या आ रहा है सेम, न्यूमेरिकली सेम आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो भयंकर कंक्लूजन भी समझ में आ गया इसका, केपी और केसी बराबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं न्यूमेरिकली बराबर, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके भी क्वेश्चंस करना, मैं अभी भी ऐड कर रहा हूं क्वेश्चंस करना, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूं इसलिए क्वेश्चंस यहां ऐड नहीं किए हुए, वरना क्वेश्चंस ऐड किए हुए होते, टाइम कम है अपने पास कोर्स के लिए, इसलिए क्वेश्चंस के लिए अलग से मैं वो, तुम सॉल्व करके आना, कुछ डाउट होंगे तो मैं बता दूंगा। अगला पार्ट ब्लैंक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। चलो ये रहा, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया, क्या फायदा इसका। अच्छा अपने पास 3 टॉपिक रहे, अब एक छोटा मोटा एप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन कोशेंट, वो बहुत इजी पार्ट है, अभी तक का सबसे इजी पार्ट रहेगा, और उसके बाद आएगा अभी तक का सबसे टफ पार्ट, ठीक है, ली-चैटेलियर्स प्रिंसिपल। बस केमिकल इक्विलिब्रियम एंड हो जाएगा, थ्योरेटिकली एंड हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हारी बाकी रहेगी। चैप्टर तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम्हारे हाथ के खुद के नोट्स नहीं हो, खुद की प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस नहीं हो, वो चैप्टर थ्योरी देख के समझ नहीं होता, क्लियर नहीं होता। आगे बढ़ूं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने कुछ कम ऐड किए, टाइम कम था इस कारण, कुछ और होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगा ये चीजें, ओके, या क्वेश्चंस के साथ वैसे ऐड हो जाएंगे वो। पहला क्या लिखा है, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन concentration of reactant and product have attained constant value at equilibrium state। मतलब केसी तभी निकाल सकते हो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई हो, और कंसंट्रेशन वो वाली ही लेनी है जब इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट हो चुकी हो, उससे पहले वाली लोगे तो केसी नहीं आएगा। अच्छा मेरी बात सुनना एक बार, रिएक्शन हो रही है लगातार, ठीक है ना, ए बी सी डी थे, एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन यहां सुन लो। चलो मान लो शुरुआत में ए के 100 मॉलिक्यूल्स बराबर, बी के भी 100 मॉलिक्यूल्स, शुरुआत में सी के कितने होंगे 0, डी के भी कितने होंगे,
कुछ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, अपन समझने के लिए 100 मॉलिक्यूल ले रहे, वैल्यू तो बहुत गंदी सी होती है, कुछ ऐसी होती है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ओके, पर वो कंपैरिजन में सही नहीं आएगा, इसलिए समझने के लिए ये कर रहे हैं अपन काम, न्यूमेरिकली आएंगे वैसे। तो 100 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल 0 मॉलिक्यूल 0 मॉलिक्यूल बराबर। क्या अभी ये वैल्यू को पुट करके क्या केसी निकल जाएगा? क्या केसी आप निकाल ही नहीं सकते इससे, क्योंकि क्या इक्विलिब्रियम स्टेट है? हाँ, जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी वो वाली कंसंट्रेशन मेरे को लाके दो, तब वो वैल्यू को क्या बोलूंगा मैं? केसी। सही है। 10 सेकंड हो गए, ये थोड़े कन्वर्ट हो गए 90 में आ गए 10 सेकंड के बाद, है ना, और ये भी 90 हो गए, मान लो ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, ठीक है ना। थोड़े और 15 सेकंड हो गए अगर, तो ये हो गए 80, अब ये हो गए अपने पास, ये भी 80 हो गए, मान लो ये 20 हो गए, और ये भी क्या हो गए 20, बढ़ते जा रहे जैसे कम होते जा रहे। क्या अभी इक्विलिब्रियम आया था यहाँ पे? अगर इक्विलिब्रियम आया होता तो यहाँ भी क्या होते? सेम। क्या ये वाली कंसंट्रेशन की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, a की पावर a b की पावर b, क्या वो केसी होगा? लेकिन कुछ वैल्यू आएगी तो सही, कुछ वैल्यू आएगी तो सही, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन पूछूं, जो वैल्यू आएगी ना इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, वो केसी से ज्यादा होगी या कम होगी? ओह हो मस्त क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से एक वो रिएक्शन क्वेश्चन वाला पार्ट फ्री हो जाएगा, फ्री, अगर ये समझ में आता है तो। क्वेश्चन रिपीट करूं, सुनो, कि 10 सेकंड के बाद मैं बोला 90 90 10 10 है, रिएक्टेंट थोड़े कम हुए, प्रोडक्ट थोड़े से बढ़ गए, पर इक्विलिब्रियम अभी आया, रिएक्टेंट अभी और कम होंगे, प्रोडक्ट अभी थोड़े और बढ़ेंगे। इस टाइम वो केसी वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं, मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर उनके प्रोडक्ट की कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर उसके कोफिशिएंट, इससे कुछ वैल्यू आएगी। मान लो वो वैल्यू आती है 12, ठीक है, तो केसी 12 से ज्यादा है कि 12 से कम है, ये लोग सब। अच्छा, इसको समझने के लिए अच्छा आंसर मैं बताता हूं कैसे करते हैं इसको। जब केसी आएगा तो मान लो, जब केसी आएगा पक्का ये 90 से कम होंगे, यहां पे ये तो कह सकता हूं, रिएक्टेंट और कम हो जाएंगे तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये 90 से कम होके मेरे पास मान लो 50 हो गए एंड में, जब इक्विलिब्रियम आया अब, और ये भी हो गए 50, वो भी 50 और वो 50 नहीं, चलो इसको मान लेते हैं 30 हो गई है ना, थोड़ा समझने में इजी होगा, 50 में आंसर सेम आएगा। और ये हो गए अपने पास कितने प्रोडक्ट कितने हो गए? 70 है ना। अच्छा, जब केसी को सॉल्व करते हैं ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, 70 या 30? 70 हो गए, ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या आएंगे? 30। सही है, तो एक नंबर आएगा कुछ भी। और यहां पे देखो, अगर इस टाइम में सॉल्व कर रहा हूंगा, ऊपर कौन से नंबर आएंगे? 10 और नीचे कौन से आएंगे? 90। तो इस टाइम ऊपर वाले नंबर क्या होंगे? छोटे, न्यूमरेटर छोटा है ना, न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? ज्यादा। और यहां वाले केसी वाले टाइम न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट अच्छे खासे बन गए अब, और डिनोमिनेटर की क्या है? कम। तो केसी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, डिवाइड करके भी अच्छा आ रहा है। दोनों चीजें पॉजिटिव हो रही है, इसको वैल्यू को इंक्रीज कर रही है दोनों चीजें। यहां पे क्या हो रहा है देखो, न्यूमरेटर कम है, पहले ही वैल्यू कम कर दी, और डिनोमिनेटर ज्यादा, डिवाइड में अच्छा बड़ा नंबर आ गया, तो वैल्यू और क्या हो जाएगी? छोटी। मैथ्स वाले तो इतना समझते, ये तो बायो वाले भी समझते होंगे, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। तो 12 बहुत छोटी वैल्यू होगी केसी के मुकाबले, क्योंकि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा वैसे वैसे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही? और इससे पहले अपन ने जो निकाला था ना ये 12 वैल्यू, क्या 12 से अभी और बढ़ जाएगा, यहां पे फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, आखिर एक वैल्यू आएगी केसी वाली, सही है, वो मान लो 50 है। इसके बाद थोड़े टाइम बाद और निकालूंगा वो वैल्यू, अब क्या आएगी? सेम, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है अब? चेंज। ये 70 30 वहीं के, हाँ, तो 50 की 50 ही। क्या ये बात समझ में आई? उससे पहले जितनी भी वैल्यूज निकाली है ना, उन सबको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, क्यूसी। हो गया वो बात। उससे पहले जितनी भी वैल्यूज निकाली थी, इक्विलिब्रियम आने से पहले पहले जितनी भी वैल्यूज निकाली थी, उन सबको क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट या फिर क्यूसी। ठीक है, क्यूसी हर सेकंड चेंज हो रहा है,
क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है सामने वाली वो क्या हो रही है, चेंज। जबकि केसी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि उसके सामने वाली वैल्यूज इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज है, जो आगे रिएक्शन में आगे कहीं चेंजेस। क्या बात समझ में आ गई? क्यूसी की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कभी कभी कम भी हो सकती है। बैकवर्ड रिएक्शन में देखेंगे तो ज्यादा मिलेगी, है ना। अभी कम मिल रही है फॉरवर्ड वाली में देख रहा हूं, तो कुछ चीजें अभी वो धीरे धीरे क्लियर होगी। आज बहुत सारा अच्छा खासा सामान आ रहा है। तो पहला ये समझ में आया क्यूसी केसी वाला इंट्रोडक्शन। ये था इंट्रोडक्शन फॉर क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा तुमको पूछूं मैं, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी ना, कंसंट्रेशन की वैल्यूज, उसी को फॉर्मूला वही होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, फॉर्मूला सेम है, पर वैल्यूज अंदर की क्या है, डिफरेंट। सही है, वैल्यूज क्या है, डिफरेंट, और वो चेंज होने वाली वैल्यू लगातार। और ये क्या है? अच्छा क्यूसी लिखने के टाइम ऐसा लिखना पड़ता है, क्यूसी एट टी इक्वल टू 10। केसी के लिए ऐसा लिखने की जरूरत, क्योंकि क्यूसी वापस क्या होगा, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। क्लियर? और आखिर क्यूसी और केसी क्या हो जाएंगे, सेम। तब मैं क्या कहूंगा, इक्विलिब्रियम आ गया है। चलो एक है ना, एक अच्छी चीज बता ही देता हूं, तुमने इतना पढ़ ही लिया है तो ये चीज देख ही लो। जब क्यूसी और केसी क्या हो जाएंगे, इक्वल, नो नेट रिएक्शन, कोई रिएक्शन अब हो रही नहीं होगी। जब क्यूसी क्या था, कम 12 था, और केसी बहुत हाई था। केसी तो फिक्स वैल्यू है ना, देखो बिल्डिंग सेम है, सही है। जब क्यूसी क्या था, केसी से कम, तो रिएक्शन धीरे धीरे कहां आ रही थी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आएगी ताकि प्रोडक्ट और बढ़े, और क्यूसी की वैल्यू बढ़ के केसी के इक्वल आ जाए। ये सारी लाइंस वापस देखोगे समझ में आएगी। ये लेक्चर तो वापस देखना ही पड़ेगा सबको, ठीक है ना। बहुत अच्छा लेक्चर है ये। लेक्चर्स करके क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्लियर। और क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं गारंटी से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हो जाएंगे। एक चीज मैंने मिस कर दी है, वो मैं ऐड करूंगा बाद में ना, मैं भूल गया। वो फॉरवर्ड रिएक्शन का केस, इन बैकवर्ड रिएक्शन का केस रेसिप्रोकल होता है नहीं, वो 2-3 पॉइंट है और वाला। ओके, बाकी सारी चीजें सही चल रही है। क्यूसी केसी समझ में आ रहा है? क्यूसी और केसी इक्वल होंगे जब वैल्यू में, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है। और किसी रिएक्शन में तुमने देखा क्यूसी की वैल्यू कम है केसी से, मतलब रिएक्शन अभी कहां चलेगी, फॉरवर्ड, ताकि प्रोडक्ट बढ़े, न्यूमरेटर बढ़े, और केसी के बराबर वो आ जाए। किसी रिएक्शन में मान लो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है केसी से, तो वो रिएक्शन वापस कहां जाएगी, मतलब अभी इक्विलिब्रियम उस साइड वाला बढ़ गया है, उस साइड वाली रिएक्शन क्या होगी, बढ़ गई है, तो वो अपनी वैल्यू क्या करेगा, कम। कम करके किसके बराबर आना चाहिए वापस, केसी। तो देख रहे हो, क्यूसी ग्रेटर देन केसी, नेट रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड। क्या लिख दूं इसको, फॉरवर्ड। क्यूसी लेस देन केसी, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्या बोलेंगे इसको, बैकवर्ड। और ये रियल लाइफ एग्जांपल्स जब तुम देखो लोगे ना, तब तुमको और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल बाद में ऐड करूंगा ना। अभी तक की थ्योरी समझ में आ रही है? क्यूसी केसी का भी काम हो गया है, रिएक्शन क्वेश्चन अपने पढ़ लिया बीच में, ये रहा, एक बार रीड करो, ये सेम लिखा है, रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा हाँ, एक और चीज समझ लो, केसी की वैल्यू निकालते ना जब अपन, तो क्या लिखते हैं ऊपर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सही है? अब सुनना एक बात, 2-3 पॉइंट सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई रिएक्शन ऐसी है जैसे एसिड पानी में मिलाऊं, एसिड पानी में मिलाता हूं ना, तो 99% से ज्यादा मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। जैसे एक रिएक्शन ऐसे लिख रहा हूं, HCl एक्वस कर दूं इसको, है ना, HCl जब पानी में मिला देता हूं, HCl प्लस पानी, तो सारे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं लगभग, ठीक है ना। H3O प्लस बनता है और Cl माइनस बन जाएगा, सही है। और ये बैकवर्ड भी कुछ अमाउंट में होती होगी, ओके। पर ये वाले मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होगी ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स की उसके मुकाबले बहुत 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 क्या होगी, कम। ये वाले मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी होगी 10 की पावर 48 ऐसी कुछ, और ये होगा सिर्फ 10। वापस बताता हूं, सुनना। जैसे एसिड को पानी में मिलाता हूं, वो रिएक्शन ऐसी है कि वो बैकवर्ड बहुत कम आती है, क्योंकि फॉरवर्ड में इतना ज्यादा स्टेबल है ना सामने वाली चीज, कि वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाने शुरू होते हैं। बहुत कम उसमें से क्या होते हैं, बैकवर्ड में मिलते हैं, और इक्विलिब्रियम तब आ जाता है। बहुत कम होते हैं, पर होते जरूर है, इक्विलिब्रियम आता ही है, ठीक है ना। तो तुम क्वांटिटी देख सकते, 10 की पावर 48 ज्यादा है उधर की साइड,
वहां का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 10 की पावर 48 जैसा, और यहां का मल्टीप्लाई करके आई कितना आ रहा है 10 की पावर 1 2 3 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, और इनको तुम यहां लगाओ, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 48 जैसा मल्टीप्लाई करके, नीचे कितना आ रहा है 10 की पावर 2 जितना, दोनों को काटो कितना आ रहा है 10 की पावर 46। जब इतना बड़ा वैल्यू 10 की पावर 46 वैल्यू कितनी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। जब इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तब मैं कह सकता हूं जो रिएक्शन आपने करवाई है वो प्रोडक्ट फेवर्ड है। क्या मेरी बात समझ में आई? जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी हो, जब केसी की वैल्यू क्या हो बहुत बड़ी हो, तब आप ये कह सकते हो जो रिएक्शन आपने करवाई है वो प्रोडक्ट फेवर्ड है, उसमें आपको रिएक्टेंट मुश्किल से मिलेंगे ही, सारे के सारे या तो कन्वर्ट किस में हो गए होंगे प्रोडक्ट में। और इसका उल्टा करो, जब किसी के अंदर केसी की वैल्यू ऐसी हो 10 की पावर -15 -20, इसका मतलब क्या है -15 मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी 10 की पावर 18 20 ऐसी कुछ होगी, ऊपर वाली बेचारी 10 की पावर 3 ही होगी, मतलब रिएक्टेंट फेवर्ड है, वो कन्वर्ट होना चाहता ही। ओके, तो केसी की वैल्यू से, ये एप्लीकेशन है उसका केसी का, ठीक है ना, केसी का एप्लीकेशन ही है। केसी की वैल्यू से आप बता सकते हो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा मौजूद है या रिएक्टेंट ज्यादा मौजूद है। आ रहा ना, सबको समझ में आई ये बात? केसी की वैल्यू से आप प्रेडिक्ट करके कह सकते हो कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बहुत सारे मौजूद है या रिएक्टेंट, क्योंकि केसी की वैल्यू आती कैसी है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्वांटिटी को डिवाइड करके। अगर बहुत बड़ा नंबर है मतलब प्रोडक्ट वाले ऊपर वाली न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा, अगर बहुत कम वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है बहुत। ठीक है, सुनो लास्ट अभी क्या बताया अपन ने वापस कि अगर केसी की वैल्यू बहुत हाई हो, केसी की वैल्यू ज्यादा कब होगी जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी। न्यूमरेटर में कौन आता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे क्वांटिटी में, मतलब प्रोडक्ट फेवर्ड। ठीक, केसी की वैल्यू बहुत कम है मतलब रिएक्टेंट। अच्छा, केसी की वैल्यू लगभग बीच में ही है कुछ, तो इक्विलिब्रियम तो सब में है, मतलब रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी लगभग लगभग क्या है सेम है। आ रही बात समझ में? तो वो वैल्यू जो है ना वो वैल्यू कुछ ऐसी है, ये वैल्यूज ध्यान रखना। अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में है, 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1/1000 से लेके 1000 के बीच में, तो आवाज मत करो, केसी की वैल्यू 1/1000 से लेके 1000 के बीच में है, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही लगभग बराबर मात्रा में मौजूद, दोनों की स्टेबिलिटी क्या है लगभग सेम। स्टेबिलिटी में भी कमेंट कर सकते हैं ना, अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ओके, केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है, तो 10 की पावर -3 से कम है ना, तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? क्लियर है जी? ये एप्लीकेशन ऑफ केसी। केसी से आप क्या बता सकते हो, और क्यूसी के एसी का कंपैरिजन में समझ आ गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, एक और पॉइंट ये वाला देख लो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो ना, जैसे एक रिएक्शन है ए से बी, मान लो ना, ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, ओके, ए से 2b बन रहा है मान लो, तो इसका केसी लिखो, कैसे लिखोगे, बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन, हेलो, कैसे लिखोगे, बैकवर्ड रिएक्शन लिखो, ये वाली सेम टू सेम, 2b से क्या बना होगा वापिस, इसका केसी लिखो, केसी डैश लिख रहा हूं उसको, हाँ सॉरी, ए अपॉन, अभी बात मत करो पीछे, कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। इसको और इसको देखो क्या फर्क है, जस्ट रेसिप्रोकल है, और ये हर रिएक्शन में होगा। आप अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का केसी लिख रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन वाला केसी हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल। क्या मैं लिख सकता हूं केसी डैश विल बी ऑलवेज 1 अपॉन केसी, ये पॉइंट मिस कर रहा था बस। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। करके देख लेना, वो ए बी बी सी डी में लगा दे देख लेना, किसी भी रिएक्शन लगा के देख लेना, ठीक है। तो किसी रिएक्शन का केसी दे रखा है कि वैल्यू है 2, बता दो बैकवर्ड वाले की रिएक्शन दी नहीं तुमको, रिएक्शन खुद दी नहीं, और बोल दिया बैकवर्ड वाले का केसी क्या होगा बताना, तो रोना मत वहां पे कि हमको रिएक्शन तो दो, डिवाइड किससे करूं, कंसंट्रेशन है नहीं,
एक फॉर्मूला होता है सिंपली, है ना, कि बैकवर्ड का क्या होता है अपने पास, फॉरवर्ड का उल्टा। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक है अपना इस केमिकल इक्विलिब्रियम का, ये भाई साहब ले चैटलियर, नहीं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कि अगर मैं रिएक्शन में कुछ कंडीशंस को चेंज करूं, प्रेशर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या मॉलिक्यूल्स का रेशियो अभी भी वही होगा? वापिस सुनना, अगर मैं रिएक्शन में कंडीशंस को चेंज करूं कि टेम्परेचर बढ़ा दूं या प्रेशर बढ़ा दूं, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो मतलब केसी की वैल्यू अभी भी वही होगी? चेंज होगी। हो सकता है हाई टेम्परेचर पे रिएक्टेंट और ज्यादा स्टेबल हो गया हो या प्रोडक्ट और ज्यादा स्टेबल। समझ में आ रही बात? तो किस साइड बढ़ेगी वो भी तो देखना पड़ेगा। ये सब किसने बताया था? ली चैटलियर ने। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है अपने को? अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस। गायब हो गया पीछे स्टेटमेंट अच्छे से बताऊं? अच्छा वाला कहां गया? ये रहा। नहीं ये नहीं है, इससे आगे है क्या? लिखा तो था यार। हाँ, कुल मिला के चीज समझ गए तुम क्या कहना चाहता हूं? व्हेन द कंसंट्रेशन, अच्छा एक चीज और बताओ, रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम आ गया, तुमने और रिएक्टेंट मिला दिया, क्या होगा? वापस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और थोड़ी देर बाद वापस क्या आ जाएगा? वापस रेशियो केसी की वैल्यू अभी भी वही आएगी, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज। तुमने ऊपर से चेंज किया तो अंदर भी क्या होंगे? चेंज होंगे, पर रेशियो आखिर में एंड में क्या आएगा? सेम। ठीक है, या ऐसा है कोई रिएक्शन हो रही है। अच्छा, ली चैटली प्रिंसिपल का यूज क्या है? बहुत ज्यादा यूज है इसका, देखना कैसे। एक रिएक्शन जैसे ये है, N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है? अमोनिया। ये रिएक्शन बहुत अच्छे से रिवर्सिबल भी है। इस रिएक्शन ने ना दुनिया की 2% इलेक्ट्रिसिटी खा रखी है। कोई दुनिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती होगी? घरों में, फैक्ट्री में, सारी यूज देख लो, उसका 2% अकेली रिएक्शन खा रही है। 2% है, उससे ज्यादा ही है। ऐसा क्या है इस रिएक्शन? पता है क्या बन रहा है? पता है? अमोनिया। अमोनिया फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स, खेतीबाड़ी। फर्टिलाइजर समझते हो? हाँ, तो सारे फर्टिलाइजर्स किससे बनते हैं? अमोनिया से। और फर्टिलाइजर्स खाना पीना सबको चाहिए, खेत तो चलाने पड़ेंगे, तो फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का किससे होता है? अमोनिया वाले, है ना। अब इस रिएक्शन में पता है दिक्कत क्या है? नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर से ले आए, हाइड्रोजन गैस ले आए, रिएक्शन कराने के लिए बीकर में रख दिया, कंटेनर में रख दिया, अमोनिया बन रहा है। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। वापिस क्या बन रहे हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अपन क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या हो? अमोनिया। बेचू, पैसा आए। ओके, तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए पता क्या करते हैं इस रिएक्शन के अंदर? एक बार इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि वापस भी हो रहा है, इधर भी आ रहा है। जैसे ही वो आता है, वो क्या करते हैं? अंदर से अमोनिया को कंज्यूम कर लेते हैं किसी तरीके से भी। जैसे ही अमोनिया कंज्यूम किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अचानक क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट वाले बोलेंगे हम तो गायब हो गए। अब क्यूसी आ जाएगा किसी की जगह। केसी क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन ऐसा थोड़ा H2 की पावर 3, ऐसा कुछ था। ये वैल्यू फिक्स थी पूरी, तुमने ये खत्म कम कर लिया, ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तो केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मतलब वो क्यूसी में कन्वर्ट हो जाएगा कुल मिला के। और क्यूसी वापस किस में आना चाहेगा? केसी में। और उसका आने का तरीका क्या होगा? वापस किसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी? इसकी, और उसकी बढ़ानी पड़ेगी, और इसकी क्या करनी पड़ेगी? कम। तो अपने आप रिएक्शन खुद बोलेगी कि और रिएक्शन हो और वापस क्या बन जाए? प्रोडक्ट। तो इससे हुआ क्या? तुमको पता चला? प्रोडक्ट और बनना शुरू हो गया। तुम जैसे जैसे प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाओगे, रिएक्शन वापस कहां आती जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये था ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि आप कंसंट्रेशन चेंजेस करोगे तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी, या तो अगर तुम प्रोडक्ट कम करते हो तो फॉरवर्ड आएगी, क्योंकि वो केसी तो अपना केसी लाना जरूरी करेगा ना वो। या तुम रिएक्टेंट कम कर लो, मान लो, बैकवर्ड आ जाएगी अपने आप रिएक्शन में, क्योंकि केसी क्यूसी से वापस क्या आना चाहेगा? केसी, क्योंकि वो रेशियो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट आना ही चाहेगा। ठीक है ना। तुम रिएक्टेंट बढ़ा दो तो
वापस कहां जाएगा, फॉरवर्ड। घटाने का उल्टा कर दो ना, बढ़ा भी सकते हो, और प्रोडक्ट बढ़ा दो तो बैकवर्ड। प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो क्यूसी की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी ना, वापस वो केसी। अगर प्रोडक्ट बढ़ा देते हो, अगर प्रोडक्ट बढ़ा देते हो, क्या ये वाला केस नहीं आ जाएगा, वापस क्यूसी की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी। वो आना किस में जाएगा, केसी में। रिएक्शन विल गो इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दुनिया में कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, दुनिया में कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, मैं क्या उसको चेंजेस कर सकता हूं, हाँ, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब से चेंजेस कर सकता हूं, उसको बोलते हैं ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल। और किससे कितना चेंज होता है, कैसे चेंज, अपने कंसंट्रेशन का चेंज तो देख लिया, अब दो चेंजेस और देखने हैं, टेम्परेचर और प्रेशर और एक कैटलिस्ट, बस इतना ही है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, पॉज कर दो।